नमस्कार दोस्तों, चंद्रा क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन के बारे में। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। तो समसूत्री और अर्धसूत्री जो विभाजन होता है तो यह पादप तथा जंतु कोशिकाओं में होता है। किसमें होता है? पादप तथा जंतु कोशिकाओं के मध्य यह समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन होता है। अगर हम बात कर लें कि पादप और जंतु कोशिकाओं की आकृति कैसी होती है, तो सबसे पहले इसकी संरचनाओं की बात कर लें। तो जो जंतु कोशिकाएं होती हैं, इनकी जो आकृति होती है गोलाकार होती है। कैसी होती है इनकी आकृति? तो गोलाकार होती है। और जो पादप कोशिकाएं होती हैं, उनकी जो आकृति होती है चतुर्भुजाकार होती है। कैसी होती है? तो चतुर्भुजाकार, या इसे हम बोल देते बहुमुखी होती है। क्या होती है? बहुमुखी होती है। ठीक ना? ये होती है बहुमुखी के रूप में, चतुर्भुजाकार होती है। पादप की कोशिकाएं जो होती है चतुर्भुजाकार और जंतु की कोशिकाएं जो होती हैं गोलाकार होती हैं। तो इन दोनों में जो होता है, इन दोनों कोशिकाओं में जो होता है समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं समसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन? तो समसूत्री विभाजन। और यह जो समसूत्री विभाजन होता है तो यह कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि करने के लिए होता है। समसूत्री विभाजन किस लिए होता है? तो कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि करने के लिए। जैसे हम लोग की जो शरीर है, जब जन्म लिए होंगे तो कहीं न कहीं छोटे रहे होंगे, उस समय हमारी कोशिकाएं बहुत कम रही होंगी। लेकिन आज के समय में हमारी शरीर बहुत लंबी है और कोशिकाओं की संख्या भी क्या हुई? बहुत अधिक है। लेकिन सभी जो कोशिकाएं हैं, सभी कोशिकाएं समान हैं। तो उन कोशिकाओं का जो निर्माण हुआ है जन्म के बाद, वह समसूत्री विभाजन के दौरान हुआ है। किसके दौरान? तो समसूत्री विभाजन के दौरान कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। तो देखते हैं समसूत्री विभाजन होता कैसे। तो यह जो मान लेते हैं कि ये जंतु कोशिका में ही समसूत्री विभाजन हो रहा है। इसके अंदर जो गुणसूत्र है 2n है। इसके अंदर जो गुणसूत्र क्या है? 2n है। मतलब कि इनके अंदर जो लक्षण है पूरा का पूरा कितने हैं? तो 2n के रूप में विद्यमान है। और इसमें जब विभाजन होता है, इसमें जब समसूत्री विभाजन होता है इस कोशिका में, तो यह जनक कोशिका, इसको बोल देंगे हम लोग क्या? जनक कोशिका। जनक कोशिका, जनक कोशिका। इसमें जो विभाजन होता है समसूत्री, तो जनक कोशिका के ही समान संतति कोशिका का निर्माण होता है। जनक कोशिका के ही समान क्या होता है? संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। जनक कोशिका के समान संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। मतलब कि ये हो गई संतति कोशिका। कौन सी कोशिका होंगी? संतति कोशिका। ये भी होगी आपका संतति कोशिका। ठीक, ये दोनों जो संतति कोशिकाएं, इनके अंदर जो गुणसूत्र जो थे, कितने थे? 2n थे। ये गुणसूत्र जो थे इसमें तो कितने थे? तो 2n की संख्या में थे। लेकिन इसमें जब विभाजन हुआ, कौन सा? समसूत्री जब विभाजन हुआ तो इसके संतति मतलब पुत्री जो कोशिकाएं बनी, वो भी कितनी बनी? तो 2n गुणसूत्र के ही रूप में निर्मित हुई। तो मतलब कि इसमें जो है समसूत्री विभाजन के दौरान एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। कितनी कोशिकाओं का निर्माण होता है? तो एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। लेकिन इसमें एक खासियत होता है कि यह एक ही स्टेप में समसूत्री विभाजन का क्या होता है? क्रियाकलाप पूरा हो जाता है। लेकिन अगर अर्धसूत्री विभाजन की बात कर लें, अगर हम अर्धसूत्री विभाजन की बात करें तो ये जो अर्धसूत्री जो विभाजन होता है, ये भी आपका जंतु और पादप की कोशिकाओं में होता है। जंतु और पादप की कोशिकाओं में अगर हम बात कर लें, ये जंतु की कोशिका है, इसके अंदर जो है संतति जो कोशिका है, इसके अंदर जो गुणसूत्र है कितना है? तो 2n है। तो ये जो है जनक जो कोशिका है, इसके अंदर जो गुणसूत्र है वो भी क्या है? 2n है। ठीक है ना? जनक कोशिका के अंदर गुणसूत्र 2n है। लेकिन इसमें कौन सा विभाजन हो रहा है? तो अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन? तो अर्धसूत्री विभाजन। ठीक ना? तो अर्धसूत्री विभाजन के दौरान जो जनक कोशिका होगी, इसके अंदर जो गुणसूत्र होंगे ये समान दो भागों में क्या होंगे? बट जाएंगे। ये समान दो भागों में क्या होंगे? या डिवाइड हो जाएंगे।
तो अगर इसके अंदर गुणसूत्र है आपका 2n है, तो यह डिवाइड होकर दो भागों में किस रूप में हो जाएगा, तो n के रूप में हो जाएगा। किस रूप में होगा, तो n के रूप में। अगर इसकी बात कर ले तो यह भी आपका हो जाएगा क्या, n के रूप में। लेकिन इतना ही नहीं, मतलब कि ये जो होता है एक स्टेप में पूरा होता है, लेकिन ये जो होता है 2 स्टेप में जाकर अर्धसूत्री विभाजन कंप्लीट होता है। मतलब कि एक स्टेप तो हो गया, लेकिन एक स्टेप और होता है। मतलब कि इनमें भी क्या होता है, विभाजन होता है। इनमें भी क्या होता है, आपका विभाजन होता है। विभाजन के बाद इसके अंदर जितने गुणसूत्र होंगे, इन्हीं कोशिकाओं में उतने ही गुणसूत्र आपके पाए जाएंगे। अगर हम बना लेते हैं तो इसमें भी उतने ही गुणसूत्र पाए जाएंगे। अगर देखा जाए तो ये होता है आपका अर्धसूत्री विभाजन। ये हो जाता है अर्धसूत्री विभाजन। मतलब कि जो अर्धसूत्री विभाजन होता है, यह अर्धसूत्री विभाजन 2 स्टेप में क्या होता है, पूरा होता है। ये 2 स्टेप में पूरा होता है। लेकिन जो इसका दूसरा स्टेप होता है अर्धसूत्री विभाजन का जो दूसरा स्टेप होता है, वह समसूत्री विभाजन के जैसा व्यवहार करता है। ये जो स्टेप होता है, ये कैसा व्यवहार कर रहा है, तो समसूत्री विभाजन के जैसा, समसूत्री विभाजन के जैसा ये व्यवहार कर रहा है। अगर हम बात कर लें तो ये जो अर्धसूत्री विभाजन में एक जनक कोशिकाओं से 4 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। 4 संतति कोशिकाओं का क्या होता है, निर्माण होता है। इससे 4 कोशिकाओं का क्या होता है, निर्माण होता है। 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है, ठीक ना। 4 कोशिकाओं का इसमें निर्माण होता है अर्धसूत्री विभाजन में। अगर हम समसूत्री विभाजन की अगर बात कर लें तो इसमें कितनी कोशिकाओं का निर्माण होता है, तो 2 कोशिकाओं का। इसमें 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। लेकिन इसमें जो कोशिकाएं होती हैं, द्विगुणित के रूप में होती है। द्विगुणित के रूप में होती है। इसमें जो कोशिकाएं होती हैं वह अगुणित के रूप में, मतलब n के रूप में होती हैं। मतलब इसे कह सकते हैं अगुणित के रूप में। ये अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है। मतलब कि अर्धसूत्री विभाजन के दौरान जो जनक कोशिका थी वो गुणित के रूप में थी, लेकिन उनकी जो कोशिकाओं का जो निर्माण हुआ है वो अगुणित कोशिका के रूप में हुआ है। अगर हम समसूत्री विभाजन में अगर देखें तो ये जो समसूत्री विभाजन होता है, इसमें जो कोशिकाएं जो होती हैं वो गुणित के रूप में ही निर्मित होती है। मतलब गुणित कोशिका के रूप में, ये निर्मित होती है। अगर बात कर लें तो ये जो होता है संख्याओं में, मतलब कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि करने के लिए समसूत्री विभाजन होता है। लेकिन जो अर्धसूत्री जो विभाजन होता है कोशिकाओं में, तो यह अपने संतति तथा युग्मक के निर्माण में तथा युग्मकों के निर्माण में यह अर्धसूत्री विभाजन होता है। मतलब कि अगर बात करें तो मनुष्य की बात करें तो नर वाले भाग में जो होता है अंडाशय में, मतलब अंडाशय में अंडाणु के निर्माण में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अंडाशय में अंडाणु के निर्माण में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अगर पुरुष की बात करें तो पुरुष के वृषण में अर्धसूत्री विभाजन होता है शुक्राणुओं के निर्माण में। तो अर्धसूत्री विभाजन होता है कि बहुत कम मात्रा में होता है शरीर के अंदर, लेकिन जो समसूत्री विभाजन होता है अधिक मात्रा में होता है शरीर के अंदर। तो ये रहा है आपका समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन कोशिकाओं के अंदर, ठीक ना। तो आई होप आप लोग को वीडियो पूरी तरह से ये समझ में आई होगी। 1 से 2 बार ये आप वीडियो को देखोगे पूरी तरह से समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन के स्ट्रक्चर को आप समझ पाओगे। तो दोस्तों नमस्कार।